अस्सलाम जी, मैं तैयब जजी और फ्यूचर सोच के एक और पॉडकास्ट के साथ आज मैं मौजूद हूँ और आज मेरे साथ जो शख्सियत हैं, वो बेसिकली बाल्टीमोर अमेरिका में रहते हैं और उन्होंने गुज़िश्ता 27 सालों में पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन किया है और बुनियादी तौर पे वो बाल्टीमोर में रहते हैं और वहाँ पर टैक्समैन के नाम से बड़े मशहूर भी हो चुके हैं और उनको किंग भी कहा जाता है अपनी इस बेसिकली सर्विस से रिलेटेड या अपनी एक्सपर्ट से रिलेटेड। सो हमारे साथ मौजूद हैं अहमद राना साहब। सर, क्या हाल है आपके? सर बहुत अच्छा हाल है। पहले तो सबको मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, और जो है मैं फ्यूचर सोच का और तैयब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया, और मेरे लिए ये जो है प्राउड मोमेंट है। नहीं, हमें भी बहुत अच्छा लगा। हमारे लिए अपॉर्च्युनिटी भी है और हमारे लिए ऑनर की बात है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं और अमेरिका में इतना काम कर रहे हैं आप। सो अहमद राना साहब के बारे में थोड़ा-सा और मुख्तसर बता दूँ। 27 साल से अमेरिका में रहते हैं और अपनी एक फ़र्म चला रहे हैं, वहाँ पे रन करते हैं। उसके साथ-साथ सोशल एक्टिविटीज़ भी करते हैं, उस पे भी हम इनसे बात करेंगे। और सबसे पहले तो सर मुझे सब ये बताएँ कि आपकी जो फ़र्म है, जो आपकी जो फ़र्म है, आप उसकी जर्नी के बारे में भी थोड़ा बताएँ और स्पेशली सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताएँ कि कराची से आपने अपनी जर्नी का आगाज़ किया और अमेरिका गए, फिर वहाँ पर अपनी फ़र्म बनाई और ये जो पूरा सफ़र था आपका, इसके बारे में बताएँ ताकि हमारे जो कराची के स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं और पाकिस्तान के यंगस्टर्स हैं, वो उनके लिए आपकी जो स्टोरी है, आपकी जो जर्नी है, वो बहुत इंस्पायरिंग है। उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ। जी, सबसे पहले तो मैं 14 साल का था जब मैं अमेरिका गया। कराची का एक लोकल बॉय कह लें आप, शाह कॉलोनी 1 नंबर टेक्की पे मैं रहता था। बहुत सारे दोस्त वहाँ पे कराची से हैं, तो इंट्रोड्यूस कराते हैं कहाँ से हो, बोले डीएचए से, एमआर से। मतलब आपको हाई एंड जो है आपको इलाके का बताते हैं, पुल के उस पार। नथिंग अगेंस्ट पुल के उस पार। लेकिन मैं हमेशा बताता हूँ कि मैं शाह कॉलोनी 1 नंबर टेक्की से हूँ, क्योंकि जहाँ से आप होते हो वहाँ पे आपको भूलना नहीं चाहिए। तो मैं न्यूयॉर्क गया, न्यूयॉर्क में मैंने हाई स्कूल किया, उसके बाद मैं मैरीलैंड गया, मैरीलैंड के अंदर जाके मैंने अपना कॉलेज किया, फिर यूनिवर्सिटी किया, और मैंने एक अपनी छोटी सी कंपनी खोली, राना फाइनेंशियल एसोसिएट। 10 साल तक मैं बिल्कुल भी उसमें कामयाब नहीं हो पा रहा था। फिर एक रिटायर्ड प्रिंसिपल अमेरिकन आई, अफ्रीकन अमेरिकन कह लो या जिनको ब्लैक अमेरिकन कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अमाद, यू आर सच अ नाइस पर्सन, यू आर सो हेल्पफुल टू पीपल, व्हाई आर यू नॉट बिजी? आई सेड मामा आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट बिजी। तो उन्होंने मुझे कहा कि यू नीड ब्रांडिंग। अगर आप जाएं 2010 और 11 में, तो ब्रांडिंग का किसी को पता नहीं था, फेसबुक नई नई आई थी, इंस्टाग्राम का अभी था भी नहीं, और लोगों को ब्रांडिंग लर्न करना नहीं आती थी। तो वो रिटायर्ड प्रिंसिपल थी, उनका कोविड में इंतकाल हो गया है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि यू नीड ब्रांडिंग। तो मैंने कहा ओके, यू कैन टीच मी। तो उन्होंने कहा वेयर आर यू? मैंने कहा बाल्टीमोर। उन्होंने कहा व्हाट डू यू डू? मैंने कहा टैक्स। वो कहती हैं कि व्हाट आर यू? मैंने कहा मैन। तो उन्होंने कहा आपका योर नेम गोना बी बाल्टीमोर टैक्स मैन। तो जब मैंने 2000 बाल्टीमोर टैक्समैन कंपनी बनाई और वो मैंने ब्रांडिंग शुरू करी, तो मेरा कारोबार डबल ट्रिपल होता गया। तो अगर आप देखें तो ये लॉन्ग जर्नी था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज बाल्टीमोर सिटी के अंदर हमारी जो फर्म है वो ओवर 1000 क्लाइंट्स को सेटिस्फेक्शन कर चुकी है, और 80% उसमें अमेरिकन क्लाइंट्स हैं। अच्छा, तो ये जो बॉल्टीमोर टैक्समैन का आपको जो लक़ब मिला या एक नाम दे दिया गया, इसकी जर्नी के बारे में बहुत है। बाल्टीमोर टैक्समैन जी 2012 में मैंने शुरू करा, और उसके बाद जो है जैसे मार्केटिंग करी, ब्रांडिंग करी, तो मैं उससे पहले जो है सिर्फ अपना जो है देसी क्लाइंट्स पे ज़्यादा फोकस करता था। लेकिन 12 के बाद जब मैं अमेरिकन क्लाइंट्स पे फोकस करने गया, अब मैं नानी से लेके नवासी तक और दादा से लेके पोते तक का टैक्स रिटर्न करता हूँ बाल्टीमोर सिटी के अंदर। और जैसे-जैसे ये आप देखते हैं कि काम बढ़ता गया, क्योंकि मैं उनके साथ उनको क्लाइंट नहीं समझता, पर्सनल फैमिली मेंबर समझता हूँ। और हमारा कंपनी का भी ये, वी डोंट ट्रीट यू लाइक अ क्लाइंट, वी ट्रीट यू लाइक अ फैमिली मेंबर। क्योंकि आप सिर्फ उनका टैक्स नहीं बना रहे होते, टैक्स वाले बंदे को आपको पता है सोशल सिक्योरिटी भी पता होती है, बैंक अकाउंट भी पता होते हैं, आपका कारोबार भी पता होता है, और आपको टैक्स लूप होल कैसे बताना होता है, और आपकी फ्यूचर प्लानिंग कैसे करनी होती है। तो मेरे लिए ये बहुत जो है एक अपना काबिल एहतराम है कि मेरे पास लोग आते हैं, ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है फाइनेंशियल हर बंदे के सामने हर बंदा खोल नहीं सकता। तो उसके सिलसिले में जब वो काम बढ़ता गया, फिर मैं नॉन प्रॉफिट का बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, कॉर्पोरेट एड्रेस पे काम करता हूँ, पर्सनल पे काम करता हूँ, और मैं एक वन मैन शो से शुरू किया था। तो आज मेरे पास माशाल्लाह 5 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं, और जिसमें कि मेरे पास जो है अपना 4 अमेरिकन है और 1 इंडियन एम्प्लॉई भी है, और अब कंपनी ग्रो की तरफ जा रही है। तो अब मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि इसको फ्रेंचाइज़ बनाओ, आगे करो, तो मैं कहता हूँ डाउन द रोड ऑफ कोर्स मैं करूँगा, और ऑफ कोर्स ये कामयाब होना चाहिए और करना चाहिए इंसान को। अच्छा सर, मुझे आप जैसे अपने अपनी कंपनी के बारे में बताया, थोड़ा-सा अपने सर्विसेज़ के बारे में हम बात करते हैं कि एक तो आपके सर्विसेज़ क्या-क्या हैं? और दूसरे कि जो आप जो सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, वो सिर्फ़ यूएसए में जो है ही वहाँ के क्लाइंट्स को करते हैं या उसके अलावा जैसे यूके के क्लाइंट्स हो गए या कनाडा के क्लाइंट्स हो गए, उनको भी करते हैं? और क्या पाकिस्तानी जो बिज़नेस कम्युनिटी है या स्टार्टअप्स का आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा
रुझान है, बहुत इन्वेस्टमेंट भी आ रही है बाहर से, उनको भी आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं अमेरिका में, या इसके बारे में थोड़ा बताएं? बहुत अच्छा सवाल किया तैयब भाई आपने। अभी तो हम लोग जो डील कर रहे हैं वो अमेरिकन क्लाइंट्स से डील कर रहे हैं, लेकिन अब पिछले कुछ सालों में मेरे पास पाकिस्तान से, खासतौर पे कराची से कुछ लोगों ने कंपनियां रजिस्टर कराई है LLC, और वो यहाँ पे काम कर रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस, या सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे हैं वो लोग। और ख़ास तौर पे जो बिज़नेस कम्युनिटी पाकिस्तान में आती है, वहाँ पर पाकिस्तान से अमेरिका के अंदर आती है, तो मैं उनको सही गाइडेंस करता हूँ। तो इस टाइम मैं कम से कम 100 से ज़्यादा बिज़नेस कम्युनिटी मेंबर्स को मिल चुका हूँ। अच्छा, अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है कि फ़ेक कंपनीज़ बहुत ज़्यादा खुल रही है, जिसकी निस्बत अब FinCEN बना है। और वो फ़ेक कंपनीज़ क्या होती हैं कि किसी के नाम पे EIN नंबर मर जाता है, वो बंदा मर चुका होता है या जेल के अंदर होता है। तो ये 2 नंबर काम बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैं उस चीज़ को ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ पाकिस्तान का नाम जो है हाई रहे और पाकिस्तान का नाम बदनाम ना हो। हम लोग बुरी चीज़ों के लिए ना जाने जाएँ, अच्छी चीज़ों के लिए जाना जाए। तो मैंने उन्हें गाइड किया है कि आप टैक्स आईडी बना सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में भी रह रहे हैं तो पाकिस्तान में भी आपकी टैक्स आईडी बनती है। लेकिन अगर आपका कोई भी रिश्तेदार है, कोई भी अमेरिका के अंदर दोस्त है, और आप उसको रेज़िडेंट एजेंट बनाते हैं और पूरा टैक्स को लेके, टैक्सेशन को सही तरह से चलते, टैक्स एवेशन नहीं करते, तो आप लीगल तरीके से भी पैसे बना सकते हैं, जो कि आपको लॉन्ग टर्म चलते हैं। शॉर्ट टर्म में आप 2 नंबर काम करो, आज कामयाब हो जाओ, कल हो जाओगे, लेकिन ये कहीं न कहीं निकलेगा, बच्चा बीमार हो जाएगा या घर के अंदर मुसीबत आ जाएगी। तो हम इस चीज़ को मानें। और दूसरा, अगर हम दीन इस्लाम को फ़ॉलो करें, तो दीन इस्लाम भी हमें ये सिखाता है कि सच बोलो, ऑनेस्टी से काम करो, हार्ड वर्किंग से काम करो। अल्लाह ताला कहीं न कहीं आपको हेल्प करेंगे। अगर अल्लाह ताला ने मुझे हेल्प करी है, तो तैयब को भी हेल्प कर सकते हैं, XYZ को भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे लोग जो शॉर्ट टर्म में जो गलत कंपनियों के साथ काम करते हैं, वो काम को ना करें। मैं लीगल तरीका बताता हूँ आप लोगों को, उस तरीके से काम करें आप। अच्छा, आपका जो लीगल तरीका है उस पे भी मैं क्वेश्चन करूँगा। अब इससे रिलेट करते हैं कि जो पाकिस्तान में इस वक़्त स्मॉल बिज़नेस ओनर्स हैं या स्टार्टअप्स हैं जो स्पेशली आईटी के हवाले से काम करते हैं और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अ, वो आपकी सर्विसेज को कैसे हासिल कर सकते हैं? और स्पेशली आजकल पाकिस्तान में ये हो गया, जैसे आईटी कंपनीज़ होती हैं, ये प्रोडक्शन की कंपनीज़ होती हैं, वीडियो प्रोडक्शंस की या कुछ और, वो एलएलसी वहाँ रजिस्टर्ड कराती हैं। तो इन दोनों सर्विसेज को वो कैसे हासिल कर सकते हैं? आपकी सर्विसेज कैसे हासिल कर सकते हैं? सबसे पहले तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होना चाहिए। जैसे हमारे गवर्नर साहब आए वहाँ पर, तो गवर्नर साहब को मेरीलैंड गवर्नर से मिलना चाहिए था। लेकिन मुझे यहाँ पे आके लर्न हुआ कि जो फेडरल का होता है गवर्नर, और CM चीफ मिनिस्टर होता है स्टेट का। तो स्टेट का अगर ऑफिशियली तौर पे ब्रिजेस क्रिएट होने चाहिए, और ब्रिजेस क्रिएट होने चाहिए बिजनेस कम्युनिटी के अंदर। तो उसकी वजह से आपको फिर अमेरिका गाइड करेंगे लोग। मेरी सर्विसेज लोग कैसे ले सकते हैं? अगर मुझे वो फ़ोन करते हैं और बोलते हैं जी हमारा एक बंदा है यहाँ पर, और आप LLC बनाए रेजिडेंट एजेंट। क्योंकि अमेरिका के अंदर जो बंदे के नाम पे सोशल सिक्योरिटी है, उसके नाम पे EIN नंबर बनेगा, टैक्स आईडी, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। उस नंबर पे आपका बैंक अकाउंट खुलेगा। और दूसरा, फर्ज करें जो IT सेक्टर के अलावा प्रोडक्शन है, जैसे फर्ज करें यहाँ से प्रोडक्ट्स आप भेजते हैं, तो अमेरिका के अंदर क्विक चाहिए होते हैं। अब अमेज़न पाकिस्तान के अंदर बैन हो गई है, वो भी हम पाकिस्तानियों ने बैन कराई है। लेकिन अभी भी अगर आपके पास वहाँ रेजिडेंट एजेंट है और वहाँ पे लोकल बंदा आपका पार्टनर बन जाता है, तो आप ऑनलाइन बिज़नेस कर सकते हैं। IT सेक्टर में आप इस तरह कर सकते हैं, जैसे यहाँ मेडिकल बिलिंग का बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और ख़ास तौर पे यहाँ पे अब आप देखें कि वहाँ पे आपको पता है लेबर बहुत महँगी है। यहाँ पे एक बंदा अगर वहाँ पे काम कर रहा है, तो आप यहाँ 5 या 10 बंदे हायर कर सकते हो उसी लेबर के अंदर। लेकिन ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगर ऑनेस्टी और लॉयल्टी से लोग यहाँ काम करें, तो ऑफ कोर्स अमेरिका के हम पूरी दुनिया में काम कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि लीगल प्रोसेस को समझना, कि आपका रेजिडेंट एजेंट होना लाज़मी, और आपका कोई अमेरिका के अंदर पार्टनर होना, बेशक मैनेजिंग पार्टनर हो। अब आप, मैं यहाँ पे जो एक कंपनी को मैं मैनेज कर रहा हूँ, उस कंपनी ने क्या करा हुआ है कि अपना जो है मेकअप के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स भेजे हैं अमेरिका में। तो वो अब कंपनी स्टार्ट हो रही है। अच्छा, अब नेशनल से जब मल्टीनेशनल बनते हैं ना, तो आपका वैसे ही रुतबा बढ़ जाता है कंपनी के अंदर। लेकिन अगर वो कंपनी के प्रोडक्ट्स वहाँ पे मौजूद होंगे, वहाँ के वेयर हाउस में होंगे, या वहाँ पे प्रोडक्ट मौजूद होंगे, क्योंकि अमेरिका में हर चीज़ चाहिए फास्ट। अमेज़न प्राइम है, अगर मैं सुबह ऑर्डर करूँ तो मुझे शाम को घर पे ऑर्डर चाहिए, और अगर रात को करूँ तो कल सुबह चाहिए। तो अब कराची से तो शिपिंग नहीं होगी। अगर शिपिंग होएगी, अब जैसे औरतें बहुत सारी यहाँ कपड़े ऑर्डर करती हैं, कपड़े अगर आप अपना XYZ ब्रांड्स पे ऑर्डर करते हैं, जिसमें फ़ायदा सकलैन हो गया, मुझे औरतों के कपड़ों का इतना पता नहीं है, या मैं जे डॉट की बात करता हूँ जो मर्दों के कपड़े। जे डॉट वहाँ भी है, लेकिन ऑनलाइन भी है जे डॉट का। अब जे डॉट की वहाँ पे ऑलरेडी दुकान है, शिकागो में, न्यूयॉर्क में, टेक्सास में। तो यहाँ से कराची से तो माल चला गया उन दुकानों पे, उनके वेयर हाउसेज है वहाँ पे, वहीं से अमेरिका के अंदर और कनाडा के अंदर शिप हो गया। लेकिन स्मॉल बिजनेस को जो प्रोडक्शन है, उसको मैं वहाँ पे हेल्प ये कर सकता हूँ, अगर यहाँ से वो प्रोडक्ट भेजें और लीगली कंपनी के थ्रू वो काम करें, तो वहाँ से आप ड्रॉप शिपिंग के ज़रिए शिपिंग कर सकते हैं। अच्छा, मैं 2 सवालों का मिक्स से पूछूँगा। पहली बात तो ये कि मुझे आप अपनी स कंपनी की सर्विसेज़ भी थोड़ा-सा हमें हमारे व्यूअर को बता दें,
स्पेशली स्टार्टअप्स और एलएलसी से रिलेटेड और जो भी सर्विसेज हैं और लीगल प्रोसेस की बार-बार बात करें तो हम लीगल प्रोसेस भी थोड़ा-सा डिस्कस करें। ठीक है, सबसे पहले तो देखें, अब आपकी मिसाल लेते हैं। अगर आप कहते हो कि भाई मैंने एक प्रोडक्ट लेके जाना है अमेरिका, अब आपको कोई लाइन नहीं मिलती है, आप कहते हो यार मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं है, मेरा कोई जानने वाला भी नहीं है, तो मैं कहता हूँ ठीक है, मैं आपकी कंपनी का अपनी कंपनी से रेजिडेंट एजेंट बनता हूँ, लेकिन आपको मैं कंपनी टू कंपनी कनेक्ट करता हूँ, वहाँ पे जो कंपनी ऑलरेडी ये काम कर रही हैं, और उन कंपनी से आप अपना प्रोडक्ट भेजें लीगल तरीके से, मीनिंग वो एलएलसी पूरी रजिस्टर्ड होगी, उसका ऑपरेटिंग एग्रीमेंट बनेगा, लॉयर के थ्रू बना लें, मेरे थ्रू बना लें। साथ-साथ आपका यहाँ से जो प्रोडक्ट का माल जाएगा उसकी बाकायदा इनवॉइसिंग होनी चाहिए। जो इनवॉइस आपकी होगी वो वहाँ से वायर ट्रांसफर पैसा होगा, नॉट वेस्टर्न यूनियन, नॉट हुंडी। ताकि जब वायर ट्रांसफर पैसा होगा, जैसे बहुत सारे लोग चाइना करते हैं, चाइना आज ट्रेड में आगे क्यों है? क्योंकि चाइना से इनवॉइस आती है, वहाँ से वायर ट्रांसफर होता है पैसा। तो हमारे मुल्क के अंदर ये वायर ट्रांसफर वाला काम नहीं हो रहा, क्योंकि वो कहते हैं वहाँ भी टैक्सेशन बचा लो, यहाँ भी बचा लो। अगर आप किसी कंट्री में टैक्सेशन बचाएंगे तो फिर आगे धंधा आप नहीं कर सकेंगे या बिजनेस नहीं कर सकेंगे। हाँ, टैक्स में लूप होल होते हैं, आप अपने टैक्स राइट ऑफ बहुत सारे कर सकते हैं, लेकिन अगर इनवॉइस फर्स्ट करें, आप 1 लाख रुपए का माल भेजा आपने और 1 लाख की आपकी इनवॉइस पे हुई और वहाँ 2 लाख का माल भेजा, तो आपके पास 1 लाख बचा। अब जो 1 लाख बचा, जो वहाँ कंपनी आपसे कमीशन ले रही है, जो कंपनी वहाँ पे वेयर हाउस का रेंट दे रही है, जो कंपनी ने वहाँ एम्प्लॉय हायर करे, वो आपका सारा एक्सपेंस है। जो नेट प्रॉफिट होता है ना, टैक्स उस पे दिया जाता है अमेरिका के अंदर। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यार मैं आपको ये चीज़ें भेज रहा हूँ, मुझे वेस्टर्न यूनियन आप पैसे कर दें, आप वहाँ अपनी कंपनी खोलें, अपना बेचें। लेकिन अमेरिकन बंदे को कंपनी खोल के बेचने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि वहाँ तो टाइम ही नहीं है, आपको पता है टाइम इज़ मनी, और हर बंदा बिज़ी है। दूसरा जो आपने सवाल किया मेरी सर्विसेज पे, मैं पर्सनल टैक्स रिटर्न करता हूँ, जो अमेरिकन सिटीज़न्स हैं। मैंने कनाडा के टैक्स रिटर्न भी किए, जो अमेरिकन कनाडा में रहते हैं, और मैं ओवरसीज़ के भी करता हूँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं, जो ओवरसीज़ अमेरिकन रहते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, उनका भी टैक्स रिटर्न करता हूँ पर्सनल। बिजनेस वाइज मैं कॉर्पोरेट रिटर्न करता हूँ। कॉर्पोरेट में आपका एलएलसी आ गया, 1065 पार्टनरशिप आ गया, आपका एस कॉर्प आ गया, आपका सी कॉर्प आ गया। और तीसरा मैं नॉन प्रॉफिट का बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। जैसे कि नॉन प्रॉफिट अगर अमेरिका में खुली हुई है, उसका मैं नॉन प्रॉफिट में पूरा 990, 990 ईजी, 990 एन, मैं उनको गाइड करता हूँ हाउ टू बिकम अ 501c3। आई गिव यू एग्जाम्पल। यहाँ पे जैसे अभी आप देखें जेडीसी है, अब जेडीसी अमेरिका के अंदर भी डोनेशन ले रही है, जेडीसी यूके में भी डोनेशन ले रही है, लेकिन जेडीसी जब तक अमेरिका में डोनेशन नहीं ले सकती थी, जब तक 501c3 नहीं आता। अब इंडस हॉस्पिटल वाले भी हैं, शौकत खानम भी है, टीसीएफ वाले भी हैं, बहुत सारे हैं यहाँ पे नॉन प्रॉफिट। पाकिस्तान चिल्ड्रन हॉस्पिटल वाले हैं लाहौर से। जब ये 501c3 बनाते हैं, जाहिर है अब यहाँ पाकिस्तानी तो 501c3 का वो नहीं बन सकता, अपना क्या बोलते हैं, इसके अंदर डायरेक्टर्स होते हैं, तो वो नहीं बन सकते, तो ये वहाँ टीम बनाते हैं। बेशक वर्ल्ड का चेयरमैन एक रहता है जो पाकिस्तानी होता है, लेकिन अंदर डायरेक्टर्स यूएसए के अंदर एक अलग बनते हैं, इनके बाय लॉज बनते हैं, फिर इनका बाकायदा एक इलेक्शन होता है, उसकी वजह से इलेक्ट होते हैं उसके अंदर। और नॉन प्रॉफिट में $1 देने वाला और $1 मिलियन देने वाला इक्वल है। और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, जो आज मैं बात आपके पॉडकास्ट से शेयर करना चाहता हूँ। irs.gov पे जाएं और वहाँ पे आप लिखें नॉन प्रॉफिट सर्च, जिसके अंदर आप उस कंपनी का नाम डालें, आप उसके टैक्स रिटर्न भी देख सकते हैं कि उसको पूरे साल में कितना फंड आया था, उसने खर्चा कहाँ कहाँ किया और कहाँ कहाँ उसने पैसा लगाया, जो हम बहुत सारे पाकिस्तानी को नहीं पता ये चीज़। और जाहिर है कि इसमें एजुकेशन का भी बहुत ज़्यादा रोल है, और हम ओवरसीज़ अंधाधुंध पैसा भी देते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आपका पैसा कहाँ लग रहा है। सही। अच्छा वैसे आपने बहुत सी सर्विसेज बताई, जो कैटेगरीज बताई हैं, उन पे भी हालांकि डिस्कशन बनती है, लेकिन हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मुझे बताएं, आपका जो स्टाइल है वो अपने क्लाइंट के साथ बड़ा फैमिली रिलेटेड स्टाइल है। इस अप्रोच को क्यों आपने अडॉप्ट किया? देखिए, मेरे एक मेंटोर हैं अमजद अली खान, उनके 4000 क्लाइंट हैं और वो इंडिया से हैं, और आप उनके ऑफिस में जाओ, रात को 4 बजे तक लाइन लगी रहती है। तो मैं 2020 के अंदर अपनी कंपनी बेचने वाला था, मुझे एक अच्छी ऑफर आई थी विद प्रॉपर्टी कंपनी की। तो मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा अहमद, आपको अल्लाह ने हुनर दिया हुआ है, आपको एक सोने की मुर्गी अंडा दे रही है, तो आप अंडा खाएं, मुर्गी ज़िबा ना करें। तो मैंने जब देखा कि उनके पास बंदा इमिग्रेशन के लिए भी आ रहा है, घर ले रहा है तब भी उनसे मशवरा ले रहा है, कोई अपना बच्चे की शादी करनी है तब भी मशवरा ले रहा है, मतलब उनका एक पर्सनल फैमिली टच था कि अगर एक बंदा ट्रस्ट करके आपके पास मशवरा मांगने भी आता है तो अमानत होती है। तो इस तरह मैंने फिर उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो आप फाइनेंशियल में जब तक पर्सनल टच लोगों से नहीं बनाएंगे और उनकी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, तो आप कामयाब नहीं होंगे। अगर आप मेरे गूगल रिव्यूज़ पे जाएं, तो बाल्टीमोर टैक्समैन के 500 से ज़्यादा गूगल रिव्यूज़ हैं 5 स्टार। इस टाइम बाल्टीमोर सिटी के अंदर अगर आप टैक्स एंड अकाउंटिंग लिखें,
तो मुझे बाल्टीमोर सिटी में कोई भी बीट नहीं कर सकता गूगल रिव्यूज़ के अंदर और मेरे क्लाइंटेल के अंदर। तो वो गूगल रिव्यू कोई बाय नहीं करे हुए, वो लोगों ने जेन्युइन लिखे हुए। तो जब आप पर्सनल टच देते हैं, तो ये भाई ये बात आपको भी पता है, अगर आप कल को बीमार होते हैं, मैं आपकी इयादत के लिए आता हूँ तो आपको अच्छा लगेगा। आपकी अगर बच्चे की शादी में मैं हाज़िर होता हूँ तो आपको अच्छा लगेगा। तो वो फैमिली टर्म्स आपके बन जाते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ। तो उससे क्या होता है कि क्लाइंट से क्लाइंट बनता है। अब ज़ाहिर है कल को आपका बच्चा 21 साल का होगा या कॉलेज गोइंग होगा, आपको फाफसा में हेल्प चाहिए होगी, मैं आपको गाइड करूँगा। फिर अगर कल को आपकी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, लेट्स से लिमोज़िन कंपनी है, ट्रकिंग कंपनी है, तो मैं आपको बताऊँगा कि एस्कॉर्ट करके आप कैसे पैसे बचा सकते हो। फिर आपको फैमिली गाइडेंस चाहिए होती है कि आप फैमिली में कैसे कर सकते हो उस चीज़ को। अब हमारे वहाँ क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, उनको टैक्स का लॉ नहीं पता होता। अब अगर बंदा वहाँ पे फौत हो जाए और बंदे की विल ना हो या ट्रस्ट ना बना हो, तो वो गवर्नमेंट भी सीज कर सकती है प्रॉपर्टी और आपको जो है टैक्स देना पड़ता है। लेकिन आप उसमें अगर रूल और रेगुलेशन फॉलो करें तो आपका टैक्स बच सकता है। लेकिन ये जब तक नहीं होगा जब तक आपके फैमिली ताल्लुकात नहीं होंगे। तो अगर आप डोर्स के जब क्लाइंट अंदर आता है ना, उस टाइम हमने उसका काम नहीं करना, पहले उससे पूछना है कॉफ़ी, वाटर, ठंडा, खाना-पीना, उसके बाद हमने उसका टैक्सेशन बनाना है। फिर हमने 1 घंटा एक क्लाइंट को पूरा देना है। हमारे पास जो है अपॉइंटमेंट सिस्टम है, वॉक इन क्लाइंट भी हैं लेकिन हम पूरा स्टाफ रखते हैं और हम हर क्लाइंट को पूरा-पूरा टाइम देते हैं। जब तक क्लाइंट सैटिस्फाई नहीं होता हम उसको फीस भी नहीं चार्ज करते। ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज़ मुझे बताएँ कि आप ऑब्वियसली यूएसए में रह रहे हैं। वहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उनका फाइनेंशियल लिटरेसी कितना है? और आपको क्या लगता है कि वो कितना प्रॉपर्ली टैक्सेशन और इन इन ये जो रिक्वायरमेंट्स है यूएसए में रहने की इन टर्म्स ऑफ बिज़नेस या सिटीज़न कितना फ़ॉलो करते हैं? और अगर वो आपको लगता है कहीं वो लैग करते हैं तो किन चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले एजुकेशन काउंट होती है। तो हमारे लोगों ने वहाँ जाके एजुकेशन ली है। बहुत बड़े-बड़े डॉक्टर्स हैं हम लोग। हमारे एक पाकिस्तानी के 400 से प्लस स्टोर्स हैं वहाँ पर। एक हमारे पाकिस्तानी के, जो हमारे सिर्फ मेनलैंड की बात कर लें, अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी के 500 से ज़्यादा गैस स्टेशन हैं और जिस इलाके में मैं रहता हूँ तो 200 प्लस गैस स्टेशन हैं उन लोगों के। तो एक-एक बंदे के 25 गैस स्टेशन हैं। अगर वो टैक्सेशन सही देंगे और टैक्स का काम सही करेंगे तो जभी वो कामयाब हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा कामयाब है और लिटरेसी है उनके अंदर। लेकिन यहाँ पे हम लोग अब लैग क्या करते हैं कि बहुत सारी कम्युनिटी जो है वो नेगेटिव थिंकिंग लेके चलती है। अच्छा, आप नेगेटिव चाहे कराची में ले लें या मैरीलैंड में ले लें या ह्यूस्टन में ले लें, नेगेटिव थिंकिंग से आप कामयाब नहीं हो सकते। कारोबार के लिए आपको मेहनत करनी है और कंट्री का लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना है तो आप हम कहीं भी कामयाब हो सकते हो। आज कराची के अंदर या किसी भी और कंट्री के अंदर क्यों मसले मसाइल आते हैं? यहाँ भी लोग टैक्सेशन देते होंगे, लेकिन क्या उतना देते हैं? अब लोड शेडिंग है जैसे यहाँ पर, अब बहुत सारे इलाकों में लोड शेडिंग नहीं होती। तो मैंने एक जगह पूछा तो उन्होंने कहा जी यहाँ के पूरे बिल पे हो रहे हैं। तो इसी तरह अगर उस कंट्री में रह के हमारे पाकिस्तानी एजुकेशन लेके और हाई लेवल पे जा रहे हैं और काम कर रहे हैं, अगर एजुकेशन लेवल पे अगर उस लेवल पे काम कर रहे हैं कि जिसमें आपका सारी चीज़ें पूरी हैं तो आप कामयाब हो। अगर आप इस पे जाओगे कि यार मैं गवर्नमेंट सेक्टर पे जाके मैं गवर्नमेंट की हेल्प ले लूँ, मैं गवर्नमेंट से सब चीज़ें ले लूँ, तो आप कामयाब नहीं होगे। अच्छा जब अहमद साहब मुझे बताएँगे जो पाकिस्तानी जो न्यू इमिग्रेंट्स होते हैं, जो रिसेंटली यूएसए में जाते हैं या ग्रीन कार्ड या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर्स होते हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगे जो अभी रिसेंटली यूएसए में शिफ्ट हुए हैं? तो वो टैक्सेशन के हवाले से जो इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से क्या प्लान करें और किस तरीके से अगर उनको कोई रिक्वायरमेंट हो, तो आप कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं? मतलब सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते सबसे पहले तो मैं आपके नाज़रीन को बोलना चाहता हूँ कि मुझे आप गूगल करें बाल्टीमोर टैक्समैन, और अगर मैरीलैंड में आप आ रहे हैं और आपको अगर रिहाइश का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, मैं इंशाल्लाह मैं आपकी मदद करूँगा जितनी ज़्यादा मैं कर सका। जो न्यू इमिग्रेंट आते हैं उसके अंदर ना आपको पता है कि 3 से 5 साल लगते हैं आपको सेट होने में। अगर मैं भी कराची आऊँगा मुझे भी इतना टाइम लगेगा। मैं कहता हूँ कि उनको, बच्चों को आप पार्ट टाइम काम लाज़मी कराएँ, लेकिन उनको एजुकेशन की तरफ जाने दें। और जो माँ-बाप जाते हैं वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को काम करना चाहिए। अगर वाइफ नहीं बिल्कुल भी काम कर सकती तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि 2 इनकम्स आएँगी तो उसका फ़ायदा होगा। और वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना बहुत ज़रूरी है कि वुमेन्स आपकी जब आगे होंगी, अगर वुमेन पढ़ी लिखी होंगी तो बच्चे आपके ऑटोमेटिकली पढ़े लिखे होंगे। तो जो नए इमिग्रेंट आते हैं ना, जो वो एक मिस्टेक कर देते हैं, वो क्या करते हैं कि वो अगर कराची के अंदर इंजीनियर होता है ना वो बंदा, तो अपनी डिग्री एवेल्यूएट नहीं कराता। या कराची में लॉयर होता है या कराची के अंदर डॉक्टर होता है, वो यूएसएमएल करके नहीं आता। बहुत सारे आते भी हैं, तो बेचारे वो ऑड जॉब में लग जाते हैं। अब आप एक बंदे को, जो एजुकेटेड बंदा होता है, उसको ऑड जॉब करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हार्ड वर्क होता है। अब मैंने भी ऑड जॉब करी। अगर आप मेरी पहली जॉब देखें, मैं 14 साल में $5 पर आवर पे फ्लायर की जॉब की थी।
वहाँ से अगर आप मुझे देखें तो अब इस टाइम मैं अल्हम्दुलिल्लाह वेल सेटल हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत-बहुत शुक्र है कि मेरा कामयाबी का राज़ यही है कि मैं नीचे से ऊपर आया हूँ। तो न्यू इमिग्रेंट क्या करते हैं कि वो अगर गलत मशवरे देके ना शॉर्टकट ढूँढने लग जाते हैं। देयर इज़ नो शॉर्टकट, स्लो बर्न। अगर आपने निहारी हलीम बनाना है सर तो आपको 6 घंटे 8 घंटे तो लगते हैं, और बेबी स्टेप इज़ द की। उनको अपनी फील्ड में जॉब ढूँढनी चाहिए, बेशक 6 महीने साल ले लें और क एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहिए। डिग्री इवैल्यूएट कराएँ जहाँ पे आप सेट होते हैं, और अगर आपको पता है कि आपका केस डला हुआ है, आपके भाइयों ने केस डाला हुआ है, या न्यूली मैरिड ख़ास तौर पे यहाँ केस डालते हैं, वो ईज़ी होता है 9 मंथ में, तकरीबन 12 मंथ में, 1 ईयर में आप आ जाते हैं। तो मैं उस बच्ची को कहूँगा, उस बच्चे को कहूँगा यहाँ पे आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखें, और यहाँ पे आपने जो वहाँ जाके काम करना है उसके यहाँ से एक्सपीरियंस लें। मैं आपको छोटी-सी मिसाल देता हूँ। एक कपल आया मेरे पास, तो लड़की ने कहा कि अहमद भाई, मैं उनको 20 साल से फैमिली को जानता हूँ, कि अहमद भाई मैं काम स्टार्ट करना चाह रही हूँ और मेरे हस्बैंड वहाँ पे हैं। उनका जो काम है सर्जिकल का काम है अपना, और ये साथ में जो है अपना जो कांटे छुरियों का काम होता है, जिसमें कि आप कह लें कि अपना डैगर्स होते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, राइट? तो मैंने उसको कहा कि आप इसी काम को लेके यहाँ पे रजिस्टर करो और ऑनलाइन काम शुरू करो। 3-4 महीने उनका काम नहीं चला, बेचारी बड़ी डिसहार्ट हुई। मैंने कहा बेटा 1 साल दो इस काम को। आज वही मियाँ-बीवी जो है 3 साल के अंदर उनका अमेरिका के अंदर अपना घर है, और आज 2 कंपनियाँ चला रहे हैं, और मैं उनकी सेल ऑन द रिकॉर्ड तो नहीं बोल सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक सेल है। अमेरिका में अगर आप $500,000 $1 का घर ले लेते हो तो इसका मतलब कि आपकी इनकम 150-200 क्रॉस कर रही है, क्योंकि डेट इनकम रेशियो काउंट करता है। तो 45% आपकी इनकम आपकी मॉर्गेज की तरफ जाती है। तो इमिग्रेंट्स को जिस जगह आना है उस जगह का पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको इस जिस स्टेट में जाना है उस स्टेट की नॉलेज होना चाहिए, और फिर सप्लाई डिमांड आपको आना चाहिए कि इधर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, या इधर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है। उस पे आप फोकस करके आओ। और अगर आप एजुकेशन लेके यहाँ से आ रहे हो, फॉर एग्जांपल आई गिव एग्जांपल, अगर आप यहाँ से डॉक्टर हो तो आप यहीं से यूएसएमएल एग्जाम दे सकते हो। आप यूएसएमएल एग्जाम दे के आओ, उसके बाद अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेंगे। आपको वहाँ रेजिडेंसी भी मिलेगी, और आपको नहीं मिलती तो इंटर्नशिप लग जाए आप। हम लोग इंटर्नशिप पे यहाँ बिलीव नहीं करते। इंटर्नशिप पे अगर आपको पे नहीं मिल रही, आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, आपके रेज़्यूमे बढ़ रहा है। अगर वही इंटर्नशिप का अगर मेरे पास कोई काम करता है और वो जाके कंप्ट्रोलर आइलैंड में उसने कहा कि जी मैंने बाल्टीमोर टैक्समैन में काम किया है, मेरे पास इतना 6 महीने का 9 महीने का एक्सपीरियंस है, तो उसकी कंप्ट्रोलर आइलैंड में जॉब लग गई। इंडियंस इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। हम लोग ज़ाहिर है थोड़ा गरीब कंट्री भी हमारी, और गरीब मुल्क से भी आते हैं, तो हम राइट अवे पैसे कमाने लगते हैं। आप पैसे कमाओ, लेकिन साथ में पार्ट टाइम अपनी एजुकेशन कैरी ऑन करो और अपने एक्सपीरियंस को लो जितना ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, आपने ना 2 चीज़ें आपने कहा था कि अपनी डिग्री को इवैल्यूएट कराएँ। एक तो उसको थोड़ा-सा समझाएँ, फिर दूसरा आपने कहा टेस्ट आपने कहा जो मेडिकल के लोग बच्चा बच्चा जो डॉक्टर है वो टेस्ट यहाँ बैठ के दे सकता है। उसमें आपकी फ़र्म क्या उनको सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकती है? देखिए, मेरी फ़र्म उनको कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकती, लेकिन मैं मॉरली उनको बता सकता हूँ कि कहाँ जाना है, क्या करना है। फर्स्ट क्या मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अब यहाँ पर एक बैंक में खातून काम करती थी। अब वो वहाँ पर आई हैं, वो ऑड जॉब कर रही हैं, ग्रोसरी स्टोर पे काम कर रही हैं। ऑफ़ कोर्स क्योंकि आपको रोटी कपड़ा मकान चाहिए। मैं नहीं समझता कि वो एकदम आएँगी और एकदम सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ रिश्तेदार और अमेरिकन कम्युनिटी और पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी बहुत हेल्प करती है लोगों की, और ख़ास तौर पे अपने लोगों की। क्योंकि वहाँ यहाँ जैसा माहौल नहीं है, क्योंकि जो अमेरिकन हम लोग बॉर्न होते हैं ना, मैं तो बॉर्न नहीं हुआ, रेज़ होते हैं, ये जो वहाँ के बॉर्न भी होते हैं, उनमें झूठ नहीं है इतना ज़्यादा, उनमें तेज़ियाँ नहीं है। अगर फ़र्ज़ करो अगर आपको हेल्प करेंगे ना तो बोल देंगे आपकी हेल्प कर रहे हैं, और नहीं कर सकेंगे बोल देंगे नहीं। ब्लैक एंड व्हाइट है वहाँ पे, ग्रे एरिया नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर 5 बजे का टाइम दो तो वो 6 बजे का टाइम 5 बजे होता है। वहाँ 5 का मतलब 5 है। उसमें ये है कि डिग्री इवैल्यूएट ज़रूरी है उनकी। अब वो बैंक की खातून ने क्या करा कि वो मुझे मिली, जब मुझे मिली मैंने कहा आप तो बता रही हैं कि आपके हस्बैंड भी बता रहे हैं कि आप लोग तो बैंक में काम करते थे, तो ये क्या है? वो कह रही है जी हमारे मसले मसाइल। मैंने कहा जी आपके मसले मसाइल हैं, आप ये ऑड जॉब कर रहे हो, आपके घर के खर्चे पूरे हो रहे हैं, लेकिन डिग्री इवैल्यूएट करी उन्होंने। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी गईं, वहाँ से उन्हें पूरी डिग्री कंप्लीट करी 2 बच्चों के बाद, और उनके हस्बैंड ने भी, आज वो दोनों बैंकर लगे हुए हैं। तो पॉइंट क्या है, अगर वो नहीं ये करते तो ऑड जॉब में आप, मैं कोई ऑड जॉब को बुरा नहीं कह रहा कि कोई ग्रोसरी स्टोर पे काम करना बुरा है, या उबर लिफ्ट करना बुरा है, या अमेज़न की डिलीवरी करना बुरा है, लेकिन इन अ सेम टाइम हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने का सोचना है। तो अगर आपके पास एजुकेशन है, उस एजुकेशन को यूज़ करें और उसके बाद आप आगे चलें ज़िंदगी में। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो डिग्री आप जो वहाँ जो भी डिग्री आपने की हुई है वहाँ जाके मज़ीद आप स्टडी करें ताकि आपके जो कोर्सेज़ हैं, जो डिग्री लिए वो लोकल आपको जब सर्टिफ़िकेट मिलेगा वो ज़्यादा हेल्प करता है आपको वहाँ जॉब
जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी हासिल करने में, करेक्ट। राइट? आप यही बात करना चाह रहे बिल्कुल। हैं? ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएँ कि जो जो पाकिस्तानी हैं जो वहाँ अभी इमिग्रेशन लेके जाना चाहते हैं और वहाँ स्पेशली बिज़नेस करना चाहते हैं, नए-नए जा रहे हैं और बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो वो किस तरह की फाइनेंशियल जो है टैक्सेशन की प्लानिंग करें और उसमें आपकी कंपनी क्या सर्विस दे सकती है उनको? बिल्कुल, सबसे पहले तो uscis.gov पे जाएँ, ठीक है? uscis.gov उसमें स्किल वीज़े भी हैं, अनस्किल वीज़े भी हैं, ठीक है? कोई एजेंट नहीं हायर करें, कोई ट्रैवल एजेंट कुछ नहीं करें। दूसरा, आपका जब पासपोर्ट होता है, पहले तो सारे पाकिस्तानियों को मैं कहता हूँ पासपोर्ट बनाएँ। उसके बाद आप सऊदीया जाएँ सबसे पहले उम्रा करने। एज़ अ मुस्लिम आपके लिए सबसे पहले उम्रा और हज ज़रूरी है। उसके बाद जिस कंट्री का आपको वीज़ा मिलता है, टर्की का, मलेशिया का, सिंगापुर का, यूएई का, सऊदी जहाँ का भी मिलता है, आप वहाँ विज़िट करें। जब सर आपकी ये पूरी प्रोफ़ाइल बन जाएगी, तो आपको यूके का और अमेरिका का वीज़ा भी मिलेगा, करेक्ट? दूसरा है कि ईबी-2 प्रोग्राम, ठीक है? ईबी-2 प्रोग्राम में कोई इन्वेस्टमेंट बड़ी नहीं चाहिए, कोई छोटी नहीं चाहिए, आप उसको स्टडी करें पूरा। 25,000 से लेके 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको वहाँ पे किसी का पार्टनर बनना पड़ता है बिज़नेस के अंदर। वो बिज़नेस आपको करता है स्पॉन्सर, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट वीज़ा लेके जा सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास कोई भी पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है? आप लेट्स से स्टूडेंट हैं, लेकिन आपकी स्टूडेंट होने की हाई क्वालिटी होनी चाहिए कि हाई क्वालिटी स्टूडेंट है आप। तो आप किसी छोटी स्टेट में, छोटी यूनिवर्सिटियों में अप्लाई करें, कि वहाँ देखें और स्कॉलरशिप की ट्राई करें। तो ये सर लक है। दूसरा, जब तक आप खुद स्टडी नहीं करेंगे, आप यहाँ क्या होता है, मुझसे अगर 100 बंदे बात करते हैं, मैं ये उनको बताता हूँ, आप मुझे एक बात बताएँ, खान अकेडमी के ऊपर इंग्लिश के कोर्स हो रहे हैं, हर किसी की चीज़ के कोर्स हो रहे हैं। खान अकेडमी आपके सामने बांग्लादेश से एक बंदा चला, उसने यूट्यूब पे आई थिंक अपने फैमिली को ही पढ़ाना शुरू करा। वो यूट्यूब वीडियो चली, उसको बिल गेट ने जब एंडोर्स किया, तो आज खान अकेडमी कहाँ चली गई है? वो तो फ्री दे रहे हैं ना एजुकेशन, आपको पैसे भी नहीं ले रहे। और आप मुझे बताएँ, हर चीज़ की वीडियो तो आजकल यूट्यूब पे है, अगर आप स्टडी करना चाहें। लेकिन हम लोग यहाँ क्या करते हैं, हम शॉर्टकट ढूँढते हैं। अच्छा, फिर हम लोग क्या सोचते हैं कि हम अगर इटली चले जाएँगे पढ़ने के लिए, तो हम वहाँ पे काम भी कर लेंगे, हम ये भी कर लेंगे, ऐसा नहीं है सर। अगर आपने एजुकेशन के लिए जाना है, तो आपको स्कॉलरशिप होनी चाहिए। हाँ, अगर आप पार्ट टाइम वहाँ पे आपको गवर्नमेंट अलाउ करती है, तो आप काम करें, आप अपना खर्चा वहाँ से चलाएँ। इन अ सेम टाइम, जैसे अब अमेरिका में एक स्टूडेंट आता है, वो F1 पे आता है, F1 पे पढ़ता है, तो यूनिवर्सिटी के अंदर ही उसको जॉब मिल जाती है मोस्टली, तो उससे आप अपना खर्चा पानी चलाते हैं। फिर जब जब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन से पहले अगर उसके पास इतना एक्सपीरियंस होता है, तो कोई ना कंपनी उसको उठा लेती है, क्योंकि अमेरिका आपको पता है पूरी दुनिया से हमने टैलेंट उठाया हुआ है। सारे आपके जितने बड़े पीएचडी डॉक्टर्स बनते हैं या जितने बड़े रिसर्चर होती है, सारे अमेरिका ने लिए हुए हैं आपके। और बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है, आपके व्यूअर्स को मैं शेयर करना चाहता हूँ कि इस टाइम सिर्फ वेपन्स के अमेरिका का बजट नहीं है, एग्रीकल्चर का बजट सबसे ज़्यादा है अमेरिका का। और इस टाइम हेल्थ केयर नंबर 1 है। अब देखिए, हम एक पाकिस्तान से बहुत सारे लोग वहाँ इलाज कराने भी आते हैं, लेकिन मिडल ईस्ट से जितने अमीर लोग हैं सब वहाँ पे आते हैं। जॉन हॉपकिन को $500 मिलियन जो है शेख जाहिद ने दिया था, ठीक है? अब बहुत सारे व्यूअर्स को ये नहीं पता, लेकिन इन अ सेम टाइम जो वहाँ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जब वो आपकी बैक बाद में आ रहा हूँ कि उनको अगर उठा लेगी कंपनियाँ, तो H1 कर देगी आपका। जब H1 हो जाएगा, प्रोसेस स्लो है, ग्रीन कार्ड हो जाएगा। इट टेक्स टाइम, लेकिन टैलेंट होना चाहिए आपके अंदर सर। अगर आप डंकी के चक्कर में पड़ेंगे, तो वो मैं किसी को मशवरा नहीं देता कि आप डंकी करें, वो आप उस राउट से ना जाएँ। सही है। अच्छा सर, मुझे बताएँ आपका लॉन्ग टर्म विज़न क्या है आपका? आप अपनी कंपनी को पाकिस्तान में भी एक्सपेंड करने का प्लान है? क्योंकि ऑब्वियसली आपका इतना एक्सपीरियंस है और यकीनी तौर पे पाकिस्तान में मौजूद स्टूडेंट्स, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स या फ्रीलांसर्स या बिज़नेस जो कर रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान में बैठ के बिज़नेस करना चाहते हैं अमेरिका में? क्योंकि आजकल काफ़ी इस पे काम हो रहा है और जो वहाँ इमिग्रेशन लेना चाहते हैं, दो मल्टीपल जो सर्विसेज आपके अगर हासिल करना चाहें, तो यहाँ प्लान है एक्सपेंड करने का या फिर वो अमेरिका में ही आप? देखिए तैयब भाई, सच बताऊँ तो मैं अमेरिका में रह के पाकिस्तानियों की हेल्प करना चाहता हूँ। उसमें ये है कि लीगल तरीके से वो अपनी कंपनियाँ खोलें, लीगल तरीके से वहाँ इन्वेस्टमेंट करें और लीगल तरीके से कारोबार करें। दूसरा रहा जितना कि पाकिस्तान में मैं घूमने-फिरने आना चाहता हूँ, दोस्तों के साथ एन्जॉय करना चाहता हूँ, लेकिन अगर कोई मुझसे मशवरा लेना चाहता है या मैं सर्विसेज़ उनको प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो मैं बिल्कुल करूँगा। और जो काम मैं फ़ी सबिलिल्लाह भी कर सकता हूँ, वो भी मैं करूँगा। लेकिन इन अ सेम टाइम अभी मेरा कोई इरादा नहीं है कि पाकिस्तान में मैं कोई कारोबार करूँ या कुछ करूँ, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान वीज़ा लेके आया हूँ, मेरे पास तो नाइकॉप का कार्ड भी नहीं है। लेकिन डाउन द रोड अगर मुझे कोई अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिलता है और अच्छा कोई ब्रिज क्रिएट होता है, तो व्हाई नॉट? मेरा मुल्क है पाकिस्तान, तो मैं अपने पाकिस्तान में क्यों ना इन्वेस्ट करूँ या पाकिस्तान में कारोबार क्यों ना करूँ मैं? तो और दूसरा सवाल ये कि तो पाकिस्तानी जो हैं बिज़नेस कम्युनिटी हो गई या फाइनेंस से स्टूडेंट
हो गए या फिर फ्रीलांसर्स हो गए, एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स, वो आपकी सर्विसेज अमेरिका में कैसे हासिल कर सकता है? भाई सिंपल है, अगर आप अमेरिका में कमा रहे हो, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे अब आप यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है? आप यहाँ से भी अपनी टैक्स आईडी बना सकते हैं। आपको कॉन्सुल जनरल के पास जाना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेके आपकी टैक्स आईडी बनेगी। आप फ्रीलांसर के लिहाज से काम कर सकते हो और बहुत सारे बच्चे कर भी रहे हैं। लेकिन वो अपना लैग कहाँ करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे आपको पता है इस टाइम अमेरिका में अगर आप यूट्यूब चैनल रजिस्टर करो, फेसबुक करो, इंस्टाग्राम करो तो मोनेटाइजेशन हो जाती है और डॉलरों में हो जाती है। लेकिन वहाँ आपको कोई ना कोई कंपनी चाहिए उसके लिए, कोई ना कोई बंदा चाहिए उसके लिए, राइट? अगर आप वहाँ अर्निंग करते हो उस पे आपको टैक्सेशन देना चाहिए। आप नॉन रेजिडेंट के लिहाज से भी वहाँ टैक्स भर सकते हैं। अगर आप ही की मिसाल लेते हैं, फर्स्ट करो, अगर आप कहते हो कि जी मेरा आप टैक्स आईडी बना दो, मैं अब अमेरिका में कमा रहा हूँ, और मज़ा तब है जब डॉलरों में कमाओ और खर्च करो रुपयों में, ये तो आप एग्री करेंगे। लेकिन आप उसको 1040 एनआर भर सकते हैं एज अ बीइंग अ पाकिस्तानी। अगर वो देखेंगे अमेरिकन कि आप यहाँ पे अमेरिका में कमा रहे हो और आप यहाँ रहे हो, तो आप वहाँ टैक्स दे रहे हो, तो वो आपको वेलकम करेंगे। लेकिन अगर आप इस टेंशन से अमेरिका जाते हो कि मैं अमेरिका जाऊं और मैं स्लिप हो जाऊं, तो उसका मशवरा तो मैं आपको नहीं दूंगा सर। आप लीगल तरीके दूंगे, 1000 लीगल तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि तरीके नहीं है, क्योंकि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो। लेकिन इन सेम टाइम मैं आपको एक और बात करता हूँ। एक मेरे दोस्त का 27 बार अमेरिका का वीज़ा रिजेक्ट हुआ, 28वीं बार मिल गया। तो सर, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो आप अगर उम्मीद पे करेंगे, उम्मीद पे दुनिया कायम है, अगर आप सही तरीके से जाएंगे तो अल्लाह ताला आपकी हेल्प करेगा। और मैं तो ऐसे लोग देख रहा हूँ कि कराची के अंदर मैं उनसे पूछता हूँ, कहते हैं भाई हमारा अमेरिका यहाँ बना हुआ है। और मैं सही बात बताऊँ, जो एलीट क्लास आपकी कराची की, वो अमेरिका नहीं जाना चाहता, लेकिन मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास जाना चाहती है अमेरिका। तो मैं मशवरा ये देता हूँ कि पहले तो एजुकेशन लें और उसके बाद अपनी रिसर्च को खुद करें। अगर रिसर्च नहीं कर सकते तो आप फिर अपना मेंटरशिप ढूंढें, और मेंटर ढूंढें जो अमेरिका में बैठ के आपको टाइम दे सकता हो, और फिर उसको आप फॉलो करें, और कहीं ना कहीं राह खुलेगी सर। ठीक। सो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो आपने बताया, ये जो लीगल प्रोसेस कर रहे हैं, इसमें आपकी कंपनी सर्विसेज सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है ना जी बिल्कुल, हम हेल्प कर सकते कोई वेबसाइट हो आपकी, वो हमें बताएं ताकि हम मेंशन कर दें। हैं। baltimoretexman.com, आप मुझे गूगल कर सकते हैं। टैक्सेशन का मेरा काम है, लेकिन मैं वॉलंटरी आपकी इमिग्रेशन में जितनी एडवाइस दे सकता हूँ, क्योंकि मैं इमिग्रेशन लॉयर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ, वो है। और अगर कोई सही तरीके से आना चाहता है तो मैं इमिग्रेशन लॉयर के साथ कनेक्ट भी कर सकता हूँ, ताकि इमिग्रेशन लॉयर के साथ आप करें। और डाउन द रोड अगर इंशाल्लाह पाकिस्तान ने मौका दिया और मुझे लगा कि यहाँ पे कोई पोटेंशियल है, मैं वहाँ से इमिग्रेशन अटर्निंग भी लेके आता। देखिए, हर चीज़ में ना मनी काउंट होता है। इफ देयर इज अ फंडिंग, देयर इज अ विल, देयर इज अ मनी इन्वॉल्व, ऑफ कोर्स वहां से इमिग्रेशन लॉयर आने के लिए तैयार है। मैं सरीना में ठहरा हुआ था, तो मैंने वहां 2-3 इमिग्रेशन लॉयर देखे, लोग लेके आते हैं वहां पे कारोबार कर रहे हैं और उसके अलावा कर रहे हैं। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं गोल्डन वीजा दे रहा हूँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट हाई है। अगर इतनी इन्वेस्टमेंट है तो वो लोग गोल्डन वीजा लेके भी आ सकते हैं। लेकिन मैं लो क्लास और मिडिल क्लास की बात करता हूँ, क्योंकि मैं वहां से चला हूँ। उनके लिए यही है सर, स्टडी करें, uscis.gov पे जाएं, स्किल वीजा, उसके बाद अनस्किल वीजा। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अगर आपके पास वहाँ रेस्टोरेंट होता है, वो लेबर सर्टिफिकेशन के लिए तंदूरी चाहिए होता है। अमेरिका में तंदूरी मिलना मुश्किल है, क्योंकि आपको वो यहाँ से भी लेके जाते हैं तंदूरी, और ये केस लीगल तौर पे होते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप किस जगह सिस्टम में कहाँ पे फिट हो सकते हैं और कहाँ कामयाब हो सकते हैं। अब ये सप्लाई डिमांड पे बात आ रही है कि सप्लाई आपके पास अगर यहाँ ज़्यादा है और डिमांड, मैं इतनी फिलिपिनो नर्सेज को मिला हूँ, वो फिलीपीन से आई हुई हैं, क्योंकि जब नर्स की शॉर्टेज हुई थी तो फिलीपीन से नर्सेज आई हुई हैं। उसके अलावा आप देखें कि कॉलिंग सेंटर कहाँ है, इंडिया में है, फिलीपीन में है, मेक्सिको में है, पाकिस्तान में शायद होंगे। तो हम लोग यहाँ पे अगर जनरेट करेंगे, कोई प्लान बनाएंगे, तो ऑफ कोर्स फ्यूचर में आप देखें, अगर किसी भी लॉ कंपनी को पता है कि मेरे पास 100 केस हैं और उनमें से मैं 50 केस कर लूंगा और उनको पैसे बनेंगे, क्यों नहीं कंपनी आएंगी यहाँ पे। ठीक। अच्छा सर, पाकिस्तानी यंगस्टर्स को आप क्या मशवरा देंगे, क्या एडवाइस करेंगे, गाइड करेंगे कि फाइनेंस और टैक्सिंग की जो इंडस्ट्री है, जो ये जो प्रोफेशन है, इसमें अमेरिका में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए? सर अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, लेकिन मैं कहूँगा यंगस्टर को इस टाइम जो है ना, AI सीखें और IT सेक्टर में आगे जाएं, क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आगे जाएं। दूसरा ये मैं यंगस्टर को कहूँगा कि 4 बजे तक आप पठान के होटल पे ना बैठे चाय पीने। मुझे नहीं पता वहाँ कौन सी मीटिंग हो रही है, क्या हो रहा है। मैं यहाँ कराची जब से आया हूँ, मैं देखता हूँ कि पठान के होटल फुल होते हैं। आप जाएं, एंजॉय करें सब चीज़, लेकिन टाइम से सोएं, टाइम से उठें, और अपने आप को 8 से 10 घंटे, अगर काम कर रहे हैं तो फिर काम करें फोकस। अगर 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे अपने आप को दें, कोई बुक पढ़ें। अगर बुक नहीं पढ़ सकते तो आप डॉक्यूमेंट्री देखें, यूट्यूब देखें, लेकिन क्या कि नॉलेज लें। नॉलेज इज लाइक अ रिवर, यू ड्रिंक इंच बाय इंच।
अगर आप फ़ुज़ूल देखेंगे कि बस फ़ुज़ूल कामों में लगे रहेंगे, तो सर आप कामयाब नहीं होंगे। 8 घंटे तो आपको सोना है। या मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ वो 6 घंटे, 4 घंटे सोते हैं। जी, बॉडी पे इफ़ेक्ट करेगा कहीं न कहीं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो अपना लाइफ़ में फ़ोकस रखें। अगर आप 20 से 25 साल के हैं, तो कोई ना कोई मेंटर ढूँढें, जिस मेंटर के साथ आप काम करें और लग जाएँ। लॉयल्टी मैटर्स। देखिए, ऑनेस्टी, लॉयल्टी और हार्ड वर्किंग। ऑनेस्टी, आप पहले अपने आप से ऑनेस्ट हों, अपनी सेहत से ऑनेस्ट हों। लॉयल्टी का ये मतलब है कि आप लॉयल रहें अपने कंपनी से, अपने यूनिवर्सिटी से, अपनी पढ़ाई से। पहले अपने आप से भी लॉयल हों। एक अपना टाइमलाइन बनाएँ कि इस घंटे में ये करना है, इस घंटे में ये करना है। फिर हार्ड वर्क करें, लेकिन हार्ड वर्क के साथ वर्क स्मार्ट भी करें और आगे देखें फ्यूचर किस चीज़ में। तो आप कामयाब होंगे, क्यों नहीं कामयाब होंगे? यहाँ यहीं के आप देखें, क्रिप्टो का यहाँ पे कामयाब है, यहीं के बच्चे कामयाब हैं और यहाँ पे कितने जो है बच्चे, आप यूसुफ मलाला ज़ई की मिसाल ले लें, आज इंटरनेशनल उनको फ़ेम मिला हुआ है, इंटरनेशनल कामयाबी है। पाकिस्तान के अंदर टैलेंट भरा पड़ा है। सर सिर्फ़ यहाँ पे कहते हैं ना, झोरी को तराशना आना चाहिए तो डायमंड को पॉलिशर चाहिए। इसी तरह बच्चों को अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज, और अगर आप नहीं भी कोई एजुकेशन ले रहे हैं ना, तो आप कम से कम स्किल सीखें, जो स्किल आपका स्किल आपका बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में हो, और आप यहाँ रह के भी मिलियनेयर बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के अंदर किसी चीज़ की कमी है। यहाँ पे मैं सियालकोट, मैंने वज़ीराबाद विज़िट किया, यहाँ से चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ से पूरी इंडस्ट्री लगी हुई है एक्सपोर्ट की। आप देखिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के बैट, पाकिस्तान का फुटबॉल वर्ल्ड कप में खेला जाता है। तो यहाँ पे भी सब चीज़ें हैं सर, अगर करना चाहें हम लोग, और जिन्होंने नहीं करना वो अमेरिका जाके भी सर कुछ नहीं करते। ठीक है सर। थैंक्स लॉट सर, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पॉडकास्ट पर हैं और आपसे काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट मालूमात मिली, नॉलेज मिली है, जो हमारे यंगस्टर्स को मिलेगी, हमारे फॉलोअर्स को भी मिलेगी। इस वजह से बिज़नेस कम्युनिटी या फ्रीलांसर्स जो अमेरिका में काम करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी। ये थे अहमद राना साहब, और कराची के छोटे से इलाके शाह फैसल कॉलोनी से उन्होंने अपनी जर्नी का आगाज़ किया, और आज वो अमेरिका में अपना भी नाम रोशन कर रहे हैं और पाकिस्तान का भी कर रहे हैं। सो उम्मीद करते हैं अगली बार हमारे साथ एक नए एक्सपर्ट होंगे, नई अपनी मालूमात, अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे, आप उनसे सीखेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर सोच को ज़रूर फॉलो करें। बहुत-बहुत शुक्रिया।